हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़। और आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ है यह जो आपकी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, 28 नंबर की हमारी टेस्ट सीरीज़ है आज। तो ये हर स्लाइड में ही ऐसे हर पीडीएफ के जो मतलब अंत में लिखा होगा, तो याद रखिएगा ये कौन सी हमारी टेस्ट सीरीज़ है। 28 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले तक हमने 27 टेस्ट किए हैं। हर टेस्ट का जो है टेलीग्राम पर हमने टेस्ट करवाया हुआ है और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो है यह है 2025 का पेपर चल रहा है, अंतिम वर्ष का पेपर है। मुझे जो है इसमें जो है प्रश्नों का मर्म समझाना है, किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं उनको जो है समझाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पर ना जाऊं, तब भी आप जो है उस प्रकार से मत सोचिएगा कि अभी तक इतने डिटेल में बताते रहे। तो प्रश्न को जो है आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, भाषा को समझिएगा, क्योंकि अगला पेपर जो आएगा ना आपको इसी के बेस पर आएगा। ये नया सिलेबस के अनुसार 2025 के सिलेबस के अनुसार का पेपर है, तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। इसी प्रकार की भाषा पूछी जाती है एमपीपीएससी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का एकमात्र मकसद था, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ को जो है आसपास के क्षेत्रों को गहराई से पकड़ना, साथ ही साथ एमपीपीएससी में पूछे जाने वाली भाषा को पकड़ करना। पूरी तरीके से चीज़ें जो है एक साइंटिफिक वे में है, सभी सोची समझी है, पूरी प्लानिंग के तहत जो है मैं कार्य करवा रहा हूँ, जो कि एक बेहतर मेरी स्ट्रेटजी है। उसी स्ट्रेटजी को जो है सबके सामने लागू कर रहा हूँ। तो चलिए अपने जो है टेस्ट की शुरुआत करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या आप टेलीग्राम जो हमारे टेस्ट में जो है भाग लेना चाहते हैं, अपनी रैंक चेक करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ डेली 9:10 पर जो है टेस्ट होता है। बहुत सारे लोग जो है टेस्ट देते हैं जो कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप में जो है जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, तो याद रखिएगा संघर्ष जो मुश्किल रोल होते हैं ना, जो अच्छे अच्छे मुश्किल कठिन रोल होते हैं, वो अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। आपको जो है ये समय और जो भी देने वाला है वह आपको जानता है कि आप इसको करने में सक्षम हैं। आपके अंदर वो क्षमता अगर विकसित करनी है तो कष्ट तो सहने ही होंगे। तो सुनिएगा, मैं कुछ लाइनें कह रहा हूँ जो संघर्ष को समर्पित हैं। ध्यान से सुनिएगा कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, जिसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो उसका जीवन जो है इतना सफल नहीं माना जाता है। तो युद्ध हर किसी के जीवन में होता है। भगवान के जीवन में भी युद्ध आया हुआ था। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो भाई आपकी मंजिल जो है, आपका टारगेट है, वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है पाना। तो आपके पास में दो ही विकल्प हैं, आप पीछे मुड़ करके भाग जाइएगा या फिर इस युद्ध भूमि को ही छोड़ दीजिएगा। अगर आप साहसी हैं तो मत छोड़िएगा कि या तो प्रण को तोड़ा होगा, जो संकल्प लिया था उसको तोड़ा होगा, या फिर आप पीछे हटकर भागे होंगे। और दीपक का कोई अर्थ नहीं, ऐसे दीपक का कोई अर्थ नहीं है। दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा। वह व्यक्ति जो खुद संघर्ष नहीं कर सकता, वो लाखों लोगों को जो है एक जिला का अधिकारी बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि वह जब खुद को नहीं संभाल सकता कठिन परिस्थितियों में, तो वो दुनिया को क्या संभाल पाएगा। तो दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं जलेगा, और कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कभी रुकना नहीं चाहिए संघर्ष में, कि क्षण भर भी विश्राम नहीं है। और कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को रचना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सा कुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। और हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता है। आपके पीछे आपके माता पिता भी लगे हुए हैं, भाई बहन भी लगे हुए हैं, तो उनकी भी जो है कुछ तो आपसे संबंध है, कीमत है जो सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं। ये हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता है, और प्राण पर से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता है। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। और दशरथ मिटे वचन की खातिर राम जिए होकर वनवासी। तो फ्रेंड्स, ये जो है संघर्ष को कुछ पंक्तियाँ हैं, हालांकि कविता काफ़ी बड़ी है, तो आप इन शब्दों से समझिएगा कि जो इस जगत का पालनहार है वह भी संघर्ष करता है, तो आपको भी करना चाहिए। चलिए हमारे पास में है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, देखिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है
वह किस शैली में बना हुआ है। अब यह जो है प्रश्न आया हुआ है पल्लव कालीन स्थापत्य से लेकर के आया हुआ है। मंदिर स्थापत्य को मैं बहुत ध्यान से समझाता हूँ, आप जो है हर चीज़ को समझिएगा और बेहतर से बेहतर जो है अपना आंसर दीजिएगा। आगे कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो उसे सॉल्व करने की क्षमता रखिएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि जब मंदिर स्थापत्य को लेकर के प्रश्न आता है तो भारत में जब हम बात करते हैं किसकी, मंदिर स्थापत्य की शैलियों की बात करते हैं। और मज़ा आ जाए तो ज़रूर जुड़ना है आप जो है, या लेकिन परीक्षा तक जो है हमारे साथ में रहना है। बाकी फिर जो है आप कहीं भी जा सकते हैं, परीक्षा तक रहिएगा। जब आपसे पूछे इतिहास विषय में मंदिर स्थापत्य को लेकर के प्रश्न पूछता है कि मंदिर स्थापत्य कितने प्रकार की है, तब बताएंगे कि सर 3 प्रकार की मंदिर स्थापत्य है। एक जो है आपकी नागर शैली है, कौन सी है, नागर शैली है। और एक जो है आपकी वेसर शैली है, और एक जो है आपकी द्रविड़ शैली है। 3 प्रकार के मंदिर स्थापत्य की क्या हैं, शैलियाँ हैं। ठीक है, 3 प्रकार की जो शैलियाँ हैं, ये नागर शैली जो है आपकी उत्तर भारत में देखने को मिलती है, और ये जो है आपकी मध्य क्षेत्र में देखने को मिलती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। और ये जो है दक्षिणवर्ती प्रदेश में देखने को मिलती है, दक्षिण में देखने को मिलती है। कहो एक एक उदाहरण बता दीजिएगा। चलो ठीक है, जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हुए, हालांकि पंचायतन में है, वो नागर की एक उपशैली है। और जो बेसर शैली है तो इसमें जो एहोल के मंदिर हैं कर्नाटक के, वो जो है आपके बेसर शैली में बने हुए हैं। और जो द्रविड़ मंदिर हैं ये आपके जितने भी पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए हैं, या फिर तमिलनाडु का जो पल्लव शासकों द्वारा मंदिर बनवाए गए हैं, या फिर जो मीनाक्षी माता मंदिर है जो मदुरई में स्थित है, वह भी जो है आपका इनका उदाहरण है। अब ये जो द्रविड़ शैली है अलग अलग समय पर विकसित हुई है। और द्रविड़ शैली की जो शुरुआत होती है ना, ये पल्लव के शासन काल से होती है। क्या होती है, पल्लवों के शासन काल से होती है। उसकी विशेषताएं प्री में नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कैसे कब विकसित हुई थी, मैं जो बता रहा हूँ। तो पल्लवों के समय पर क्या होती है, द्रविड़ शैली। तो यहाँ पर हमने मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ देखी। अब उसकी जो है एक शैली है द्रविड़ स्थापत्य शैली। द्रविड़ शैली को विस्तार से देखते हैं, मिटा रहा हूँ। अब जो है हम किसकी बात करेंगे, द्रविड़ स्थापत्य शैली की बात करेंगे। द्राविड़ स्थापत्य शैली की बात करेंगे। दक्षिण भारत में जो मंदिर की शैली है उसे द्रविड़ स्थापत्य शैली कहा जाता है। और इसकी शुरुआत जो किसके समय पर हुई थी, पल्लव काल में हुई थी। किसके समय पर, पल्लव शासकों के समय पर। यही प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी यही आ जाता है। और पल्लव शासकों के समय पर जो है कितनी, 4 शैलियाँ विकसित होती हैं। मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ विकसित होती हैं, 4 शैलियाँ होती हैं, जिनमें से एक शैली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं 4 शैलियाँ जो है कौन सी हैं। सबसे पहली है आपकी महेंद्र वर्मन शैली। कौन सी है, सबसे पहली शैली जो है जिसका नाम है महेंद्र वर्मन शैली। और जो दूसरी शैली है उसका नाम है नरसिंह वर्मन शैली। क्या नाम है, नरसिंह वर्मन शैली। और तीसरी जो शैली है उसका नाम है राज सिंह शैली। क्या नाम है, राज सिंह शैली। और जो चौथी शैली है जिसका नाम है नंदी वर्मन शैली। क्या नाम है, नंदी वर्मन शैली। ठीक है, अब जो है आपसे प्रश्न कहाँ से पूछा गया है क्या पता, हम डिटेल निकालते हैं, आप उत्तर खुद निकालेंगे। जो महेंद्र वर्मन है इसने क्या किया था कि सिंपल जो है गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, गुफा, यानी कि पहाड़ में जो है एक गुफा के अंदर मंदिर बनवा दिया। और ये मंदिर कैसे होते थे, चट्टान को काट कर बनाए जाते थे, ईंट पत्थर से नहीं बनाए जाते थे, चट्टान को ही जो है नक्काशी के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, महेंद्र वर्मन शैली कहलाती है। इसमें कोई सजावटी नहीं थी, कोई बाहर से पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम है इसने जो है मामल्ल की उपाधि धारण की थी। क्या, मामल्ल, मामल्ल की जो है उपाधि धारण की हुई थी। तो इनकी शैली को क्या कहा जाता है, मामल्ल शैली कहा जाता है। और इनके समय पर क्या किया गया था, रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। रथ मंदिर क्या होते थे, ये भी एकाश्म पत्थर के ही बने होते थे, लेकिन गुफा मंदिर से थोड़ी से अलग थे। अब रथ मंदिर में जो उदाहरण देखने को मिलते हैं इसमें जो है पांडव के रथ जो है, पांडव रथ मंदिर जो है इम्पोर्टेंट है। पांडव रथ मंदिर, चाहे वो द्रौपदी रथ हो, चाहे अर्जुन रथ हो, चाहे सहदेव हो, चाहे धर्मराज रथ हो, तो ये रथ मंदिर जो है उनके नाम पर बने हुए हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं, ये मामल्ल शैली के उदाहरण हैं, पांडव रथ मंदिर, जो कि कहाँ पर पड़ते हैं, महाबलीपुरम में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं। ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या बताएंगे, बताएंगे मामल्ल शैली के उदाहरण हैं। अब राज सिंह के समय पर जो शैली विकसित हुई थी उसे क्या कहा जाता है, राज सिंह शैली कहा जाता है। इनके नाम पर ही शैलियाँ हैं। महेंद्र वर्मन के समय पर महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन के समय पर मामल्ल शैली, और राज सिंह के समय पर राज सिंह शैली, और नंदी वर्मन के समय पर नंदी वर्मन शैली। अब इसके समय पर जो क्या किया गया था कि अब गुफा मंदिर का निर्माण न करवा के अलग से ईंटों
प्लस पत्थर का प्रयोग करके जो है नए प्रकार के मंदिर बनवाए गए थे, इन्हें क्या कहते थे, राज सिंह शैली के मंदिर कहा जाता था। और राज सिंह शैली के मंदिर जो है कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये कांची में देखने को मिलते हैं। कहाँ, कांची में। कहो उनके नाम बताइए, तो कांची में जो है जैसे महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जिसे शोर मंदिर भी कहा जाता है, शोर मंदिर पूछे। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो पूछे, कैलाश नाथ मंदिर है, यह भी आपका किसका उदाहरण है, राज सिंह शैली का उदाहरण है। इसके अलावा आपसे पूछे बैकुंठ पेरूमल मंदिर किसका उदाहरण है, बैकुंठ है पेरूमल मंदिर, ये भी आपके कांची में स्थित है और ये सभी राज सिंह शैली के उदाहरण हैं। आपसे पूछा गया कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है, आप क्या बताएंगे, राज सिंह शैली बताएंगे। ये ऑप्शन, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो इसी प्रकार से कोई भी शैली का प्रश्न पूछे, अगला प्रश्न हो सकता है कि शोर मंदिर का पूछ ले किस शैली में बना हुआ है, या फिर पूछ ले पांडव मंदिर जो है किस शैली के संबंधित हैं, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न और देख लीजिएगा, आपसे पूछे पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिंह विष्णु ने जो है क्या की थी, स्थापना की हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। चूंकि प्रश्नों की हमारे पास में एक बड़ी श्रृंखला है, तो हमें जो है समय का भी ध्यान रखना होगा। दूसरा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है एडोब फोटोशॉप। तो देखिएगा कंप्यूटर का ये प्रश्न है, कैसा प्रश्न पूछा गया, एडोब जैसे आप एक्रोबैट पढ़ते हैं इसमें पीडीएफ खोलते हैं, इसी प्रकार का एक फोटो शॉप भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो एडोब जो फोटोशॉप है, ध्यान रखिएगा, फोटोशॉप है, नाम से ही स्पष्ट है भाई, ये क्या है, नाम से स्पष्ट है, किसके लिए, ग्राफिक्स के लिए होगा और क्या क्या मल्टीमीडिया होगा। फोटोशॉप है, वीडियो के लिए नहीं होगा। वेब सीरीज यहाँ से कहाँ चलेगी, ये भी तो वीडियो का उदाहरण है, डाटाबेस भी नहीं है, तो आपका क्या होगा, ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है आपका ये। अब आपको समझ में नहीं आया क्या, थोड़ी सी देखते हैं। जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में सामान्यतः दो चीज़ें पढ़ी जाती हैं। एक क्या पढ़ा जाता है, हार्डवेयर पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं, एक जो है हार्डवेयर पढ़ते हैं, और एक क्या पढ़ते हैं, हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत हम जो क्या पढ़ते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत जो है आउटपुट डिवाइस पढ़ी जाती है, आउटपुट। इसके अंतर्गत जो है इनपुट डिवाइस पढ़ी जाती है, इसके अंतर्गत सीपीयू पढ़ा जाता है, और इसके अंतर्गत जो है हम क्या पढ़ते हैं, मेमोरी डिवाइस पढ़ते हैं, मेमोरी डिवाइस पढ़ते हैं। और जो सॉफ्टवेयर में होते हैं इसे पुनः तीन प्रकार में बांटते हैं। इसमें जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़े जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, और जो है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, और एक जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके MS ऑफिस हैं, पूरे के पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसी प्रकार का एडोब फोटोशॉप भी किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यहाँ लिखा भी हुआ है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, मतलब कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्यतः अलग अलग उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, तो फोटो को ऐड करने के लिए ये बनाया गया था, तो फोटोशॉप से संबंधित हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें थोड़ा सा, इसमें अगर पूछे कब विकसित किया गया था, तो 1987 में इसका विकास किया गया था। कब किया गया था, 1987 में। इसमें जो है छवि, यानी कि छवि को ही फोटो कहते हैं, डिजाइन करने का कार्य करते हैं। तो भाषा इसकी समझने का प्रयास कीजिएगा। कल के दिन जो है कोई भी प्रचलित सॉफ्टवेयर है, उमंग पूछ लेगा कल के दिन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये भी तो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, ये है आपका प्रश्न जो है किससे पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन को लेकर के प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि भारत जो है 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, और 1947 के बाद जो है पहले से ही भाषा के आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी। तो 1947 में ही क्या कर दिया जाता है आपका, मतलब इन राज्यों के गठन के लिए, मांग के लिए क्या है, आयोग बना दिया जाता है। तो आपसे 1947 में ही क्या किया गया था, श्रीधर आयोग का गठन किया गया था। कौन से आयोग का गठन किया गया था, श्रीधर आयोग का गठन किया गया था। और थोड़ी सी और अच्छे से समझें कि भाई डिटेल में समझ लेते चलिए। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं, देखिएगा अब जो है हर चीज़ को अच्छे से समझा रहा हूँ। 1947 में, और पहले चलते हैं भाई, इतिहास की जो पृष्ठभूमि आपको रूबरू करवा देता हूँ। इतिहास विषय का मैं विद्यार्थी हूँ, तो मुझे इतिहास अच्छा लगता है। चलिए मैं बताता हूँ।
हम्म, आप देखेंगे सबसे पहले वो समय है 1917 का। 1915 में गांधी जी जो है भारत में आए हुए थे और 1917 में पहली बार ये घोषणा की जाती है, क्या घोषणा की जाती है कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर जो है क्या किया जाएगा? राज्यों का गठन किया जाएगा। और इस आधार पर जो है क्या करते हैं? स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी। अब जब स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई के इस समय पर इनका सहारा लिया था तो आज़ादी के बाद तो भाई लोग मांगेंगे ही। इतना ही नहीं, आगे चल कर के वर्ष 1920 का समय आता है और जो है 1920 में क्या होता है? नागपुर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? नागपुर अधिवेशन होता है। और नागपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस की जो नागपुर अधिवेशन में यह घोषणा की जाती है कि जो है प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनाई जाएंगी। पहले जो है नेशनल स्तर पर कांग्रेस थी, अब जो है प्रांतीय स्तर पर यानी कि राज्य स्तरों पर क्या बनाई जाएगी? जैसे जबलपुर जो है प्रांतीय कमेटी बनी थी, तो प्रांतीय जो है कांग्रेस समितियां बनेंगी। कांग्रेस समितियां बनाई जाएंगी। तो यह किस आधार पर बनाई जाएंगी? भाषा के आधार पर बनाई जाएंगी। ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। तो भाषा के आधार पर जो है बनाई जाएंगी। MPPSC मेंस 2022 का क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर में पूछा गया है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा की अपनी पहली नीति घोषित की थी? तो वो अधिवेशन कौन सा था? 1920 का ही अधिवेशन था, याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ? जब भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ, यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो नेताओं को हमारे पहले से ही पता था कि लोग क्या करेंगे? राज्यों की मांग करेंगे। इसलिए 1947 में ही क्या बना दिया? श्रीधर आयोग बना दिया। कौन सा आयोग बना दिया? श्रीधर आयोग बना दिया। और इस आयोग ने जब मूल्यांकन किया तो इसने कहा, मतलब इसने क्या कहा? मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह संभव नहीं था भाई। कितनी भाषाएं? लगभग 2000 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। हर भाषा के लिए राज्य बनाया जाएगा तो 2000 राज्य हो जाएंगे। प्रशासन की भी तो चिंता होती है। तो फिर इसने क्या कर दिया? मांग को अस्वीकार कर दिया। परिणाम पता है क्या हुआ? परिणाम पता है क्या हुआ? चलिए देख लेते हैं कि भाषाई आंदोलन अब होने लगे। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषाई आंदोलन होते थे, अब क्या होने लगे? भारत स्वतंत्र भारत में भी भाषाई आंदोलन होने लगे। आगे चल कर के समय आगे बढ़ा तो फिर 1948 में क्या किया गया? बड़े नेताओं ने लोगों को आश्वासन दिया कि चिंता मत करिएगा। और 1900 जो है 48 में JVP समिति का निर्माण किया गया। कौन सी समिति का? JVP समिति का निर्माण किया गया। और जो JVP समिति थी, यह जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं, उनके उसमें गठित की गई। अंततः परिणाम क्या हुआ? इसने भी जो है राज्यों की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। पता है इसने क्या कहा था? कि भाषा एक महज बोलने का माध्यम है और बोलने के माध्यम के साथ साथ ही यह लोगों को जोड़ने का ही माध्यम नहीं है, तोड़ने का भी माध्यम है। तो भाषा के आधार पर मांग को अस्वीकार कर दिया और उसने कहा कि भाषा की बजाय प्रशासनिक क्षमताओं को जो है ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा JVP समिति ने कहा। अब पता है परिणाम क्या हुआ? जो भाषाई आंदोलन थे ये इन्होंने क्या लिया? अपना तीव्र रूप लिया। और इसी दौरान जो है भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल की गई। और इस भूख हड़ताल में जो है एक व्यक्ति पोट्टी श्रीरामुलु नाम का एक व्यक्ति रहता है। पोट्टी श्रीरामुलु, श्रीरामुलु नाम का व्यक्ति है। ये कांग्रेस का नेता था स्थानीय स्तर का। 58 दिन की जो है भूख हड़ताल रखी और इसने क्या हो गया? इसका निपटारा हो गया। ठीक है, निपटारा हो गया। तो अब जो है यह ज़रूरी हो गया कि राज्यों का जो है निर्माण करना ही पड़ेगा। तो फिर 1953 में, हालांकि 1952 में घोषणा की गई थी, लेकिन 1953 में तेलुगु भाषाइयों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। और जो है बहुत से राज्य जो है मांग जो है और ज़्यादा मांगने लगे भाई। संस्कृत वाले अपने के लिए, तमिल वाले अपने के लिए, केरल वाले अपने के लिए, कन्नड़ वाले अपने के लिए, गुजराती वाले अपने के लिए और मराठी वाले अपने के लिए। तो फिर 1953 में ही, दिसंबर 1953 में ही क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य था कि मतलब राज्यों का निर्माण करना है, क्या उचित होना चाहिए। तो इस यह जो है डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कह दिया जाता है। फजल अली जो है बम्बई के हाई कोर्ट के जज रह चुके थे। इसके जो अन्य सदस्यों में थे वो एक KM पणिक्कर साहब थे और एक जो है हृदयनाथ कुंजरू थे। ध्यान रखिएगा, हृदयनाथ कुंजरू।
अब इस आयोग द्वारा जो है क्या किया जाता है, इस आयोग द्वारा 1955 में अपनी क्या दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है। और जब तक किसी रिपोर्ट को या किसी भी कच्चे मसौदा को जब तक संसद में पारित नहीं किया जाएगा तो कानून नहीं बन सकता। इसे तुरंत ही संसद में पारित किया गया और यह कानून के रूप में सामने आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया और इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। यही हमारा प्रश्न है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तब आपका जवाब क्या होगा कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। चलिए अब जो है देखते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मज़ा आएगा। पेपर थोड़ा सा और नज़दीक आने दीजिए, फिर हम जो है अपनी असलियत क्षमता दिखाएंगे कि हमारी क्षमता क्या है। यकीन मानिएगा एक दिन में क्या हो जाएगा। अभी तो मुझे लगता है अगर पूरी स्पीड से पूरी क्षमताओं का प्रयोग कर दिया तो 10 दिन में भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा भाई, इतना भयंकर पढ़ा सकते हैं। चलिए पेपर थोड़ा सा आने दीजिए, फिर बताएंगे वास्तविकता। 3 नंबर का प्रश्न हो गया। चौथे नंबर का प्रश्न देखिएगा, और चौथे नंबर का प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कब की थी? ध्यान से समझेंगे, जड़ों में जाते हैं। आप जानते हैं कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था और इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, कर्जन था। क्या नाम था, कर्जन था। और कर्जन पता है क्या कहता है कि हमने जिस प्रकार से धर्म के आधार पर क्या किया है, धर्म के आधार पर राज्य का बंटवारा किया है, यानी कि बंगाल को बांटा है, ये एक क्या हैं, जहर के बीज हैं। ये क्या हैं, जहरीले सांप के बीज हैं। जिस दिन ये बड़े होंगे ना तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं, यही जो है निकल करके आया हुआ है जब भारत आज़ाद हो रहा था। तो 1905 में जो है अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। इतना ही नहीं, 1906 में जो है मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया और फिर 1909 में मुसलमानों को अलग बताने के लिए कि मतलब मुसलमान हिंदुओं से अलग, कांग्रेस से अलग हैं, भारत से अलग हैं, आरक्षण दे दिया 1909 में। क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया। चलिए आरक्षण ठीक है, अभी तक ये अंग्रेज़ों की राजनीति, लेकिन समय आया कब, 1929-30 का समय आया। 1929-30 का एक जो पाकिस्तान के जो मतलब सिंध क्षेत्र का विद्यार्थी था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था, चौधरी रहमत अली नाम का विद्यार्थी था और यह अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। और वहीं पर जो है ये क्या करता है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार जो है निर्माण करता है। मतलब ऐसे करके पी मतलब पंजाब, ए मतलब अफ़गानिस्तान, तान मतलब बलूचिस्तान, ऐसे करके पाकिस्तान शब्द जो दिया किसने, चौधरी रहमत अली ने। अभी तक मोहम्मद अली जिन्ना को कोई मतलब नहीं है भाई, वो देश वाला आदमी है, राष्ट्रीय आदमी है। लेकिन 1937 में क्या हुआ, चुनाव हुए। 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हुए और इस प्रांतीय चुनाव के परिणाम को देखकर मोहम्मद अली जिन्ना बौखला गया, क्योंकि इसे जो है जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी वहीं पर जो है कोई सीट नहीं मिली हुई थी। यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है प्रधानमंत्री की सरकार बनती है 1937 के चुनाव में। अब मोहम्मद अली जिन्ना को भूत चढ़ता है और वह जो क्या करता है 1940 में, कब, 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत देता है। क्या देता है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत देता है, क्योंकि उसे पता था भारत में मेरी गलने वाली नहीं है। और ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम दो धर्म ही नहीं हैं, दो अलग राष्ट्र भी हैं इस द्विराष्ट्र के सिद्धांत के तहत। और फिर आप जानते हैं कि 1946 में कौन आया था भारत में, कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कौन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट जो है, कैबिनेट मिशन ने जो है अपनी रिपोर्ट मई में दी हुई थी, मई 1946 को देता है और इसमें जो है पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर देता है। कौन, कैबिनेट मिशन। अब जिन्ना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि पाकिस्तान की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया। इधर संविधान सभा बन गई, संविधान अगर दोनों देशों का एक बन गया तो फिर जीवन में कभी पाकिस्तान नहीं मिलेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मई के बाद में जुलाई अगस्त में जो है 16 अगस्त 1946 की तारीख को क्या कर दिया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। और इसमें कहा था कि अगर अलग पाकिस्तान नहीं दोगे तो हम प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे। और फिर उसने की भी थी। इसमें जो है हिंदू मुस्लिम की भयानक लड़ाई हुई थी, जिसमें मारा काटा गया था, सीधे मतलब लड़ाई। तो ये 16 अगस्त का दिन था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी ऐसा क्यों हुआ।
क्यों किया गया मुझे उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है 5 नंबर के प्रश्न में कि 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में किस घटना के लिए जानी जाती है। अगर ध्यान से चीज़ें समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिखना जरूरी है, याद रखना, लिखना मस्ट है, अनिवार्य है। इसके बिना आप MPPSC नहीं निकाल पाएंगे। वैसे नहीं लिख रहे हैं तो आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। भले ही रफ में लिखें या कहीं पर भी लिखें या नोट्स में लिखें, जो भी आपको अच्छा लगे, इसका परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में किस घटना के लिए जानी जाती है? देखिएगा 1900 आप जानते हैं, पृष्ठभूमि से बताना जरूरी होता है, इसलिए मैं पृष्ठभूमि बताता हूँ। 1928 में कौन भारत में आया था? आप कहेंगे सर साइमन कमीशन भारत में आया था। कौन आया था? साइमन कमीशन आया था और अगला कानून बनाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए आया हुआ था। आप कहेंगे 1929 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लाला जी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? लाहौर में जो हो गई थी। इस मृत्यु का बदला लेने के लिए 1929 में ही भगत सिंह और उनके अन्य सहयोगियों ने क्या कर दिया था? लाहौर कांड को अंजाम दिया था, जिसमें क्या हुई थी? जो कैप्टन स्कॉट था उसकी हत्या कर दी गई थी। DGP जो था वहाँ DSP था। 1929 में ही भगत सिंह ने बम कांड किया हुआ था। अब इन सब के बाद में जो है एक देश में बड़े आंदोलन की आवश्यकता थी, क्योंकि पूरी जनता जो है भड़की हुई थी। अब गांधी की तरफ हर कोई देख रहा था कि गांधी जी जो है देश के बड़े नेता बने फिर रहे हैं, अब जो है एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गांधी कहता है निश्चित होगा, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। तो गांधी कहता है ऐसे नहीं करेंगे, मैं थोड़ी सी कानूनी आदमी हूँ, तो मैं थोड़ी सी एक वजह बना लेता हूँ। तो गांधी ने क्या रखी? जो उस समय पर गवर्नर जनरल था जिसका नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन के सामने क्या रखता है? गांधी अपनी मांगे रखता है। क्या रखता है? मांगे रहता है। और वो कितनी मांगी थी? 11 मांगी थी। कहा कि अगर मेरी 11 मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अखिल भारतीय स्तर पर क्या करेंगे? एक आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? एक जो है आंदोलन करेंगे। अब 11 मांगे जो है इरविन ध्यान नहीं देता है। महात्मा गांधी क्या करता है? जो है एक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करता है। क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है घोषणा करते हैं। अब ये आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? ध्यान से देखिएगा। इस आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है तो आप इसको ध्यान से देखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की? गांधी जी ने घोषणा की। अब ये आंदोलन होता कैसा है तो चीज़ों को समझिएगा। ये आंदोलन होता कुछ इस प्रकार से है कि एक स्थान है जिसका नाम है दांडी। क्या नाम है? एक स्थान है जिसका नाम है दांडी, और ये दांडी जो है समुद्र के किनारे स्थित है। मैं क्या मैप बनाऊं क्या? चलिए ठीक है, मैप बना करके बताता हूँ ताकि चीज़ें और समझ में आए। इस प्रकार से मैंने दक्षिण भारत का मैप बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, एक स्थान जो है यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर चलिए, ये जो है रेड कलर का स्थान है, दिख नहीं रहा है, ये स्थान है एक, और एक स्थान ये है। ठीक है, लेकिन जगह यहाँ पर बहुत कम है भाई, इसे मैं कैसे लिख पाऊँगा? मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो मैं मैप में ही बनाता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। एक स्थान है आपका इस प्रकार से, और एक दूसरा स्थान है इस प्रकार से। ठीक है, समझिएगा, किताबों में आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न के हिसाब से बता रहा हूँ। इस स्थान का नाम है क्या है? दांडी, और ये दांडी कहाँ स्थित है? समुद्र किनारे स्थित है। और एक स्थान है अहमदाबाद के अंतर्गत साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। अगर इसी प्रकार से आप भी बना रहे हैं तो आपको अगर पेपर में आएगा तो यकीन मानो ये दिखाई देगा वहाँ पर। तो दांडी देखिएगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी जो है क्या करते हैं? यहाँ से जो है चलना शुरू करते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक जो है चलते हैं। इस यात्रा को क्या कहा जाता है? दांडी मार्च कहा जाता है। जो ये पूरी यात्रा तय की हुई थी, कितनी दूरी थी? ये कितनी दूरी थी बताइएगा भाई? ये जो है लगभग 76 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी थी? ये 76 किलोमीटर की दूरी थी। और 78 जो है अपने साथियों के साथ में, यानी गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ में जो है अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं? अपनी यात्रा जो है साबरमती से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं? दांडी तक जाते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि दांडी मार्च किसे कहा जाता था, तो जब यात्रा यहाँ से यहाँ तक की शुरू की गई थी तो इसे क्या कहा गया था? दांडी मार्च कहा गया था। तो
प्रश्न एक पूछा जाता है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, कब हुई थी? ये हुई थी 6 मार्च 1930 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। मार्च के महीने में दांडी मार्च ही नाम है। तो 6 मार्च को क्या हुई थी? साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर कब पहुँच गए थे? यहाँ पर जो है गांधी जी किस तारीख को पहुँचे? 12 अप्रैल को पहुँचे हुए थे। दांडी नामक स्थान पर गांधी जी कब पहुँचे अपने अनुयायियों के साथ में? 12 अप्रैल 1930 को पहुँचे। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ देखिएगा। यहाँ पर जो है जैसे ही गांधी जी पहुँचे तो यहाँ पर क्या लिया? एक मुट्ठी में जो है नमक लिया। क्या लिया? एक मुट्ठी में नमक लिया और बिना टैक्स दिए ही उस नमक का क्या कर लिया? थोड़ा सा खा लिया और बाकी जो है फेंक दिया। मतलब सांकेतिक सत्याग्रह था। यही क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि विनय पूर्वक कानून की क्या करना? अवज्ञा करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन यही था। तो आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 अप्रैल की डेट बताइएगा। आपसे पूछे दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 6 मार्च 1930 को हुई थी। गांधी जी ने नमक कानून कहाँ पर तोड़ा था? तो दांडी में, ध्यान रखिएगा, तोड़ा हुआ था। कहाँ पर? दांडी में तोड़ा हुआ था। अब जो है पहले नमक में टैक्स लगता था तो सांकेतिक रूप से नमक सत्याग्रह कर दिया था। गांधी ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? जिनके पास में जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो नमक कानून तोड़ें, जिनके पास में नमक नहीं है तो जंगल कानून को तोड़ें या फिर चौकीदारी कानूनों को तोड़ें। तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किए गए थे 2-3 जगह पर, इन्हें देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और गांधी को यहीं पर जो क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर बाद में जो है यहाँ से जो है इसका नेतृत्व सरोजनी नायडू द्वारा किया जाता था। ये कहानी आई होप समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं। तो प्रश्न सिंपल सा पूछा गया था कि 1930 की तिथि भारत के इतिहास में किस घटना के लिए जानी जाती है? तो दांडी यात्रा के लिए जानी जाती है। 6 अप्रैल को जो है क्या हुई थी? 6 मार्च को हालांकि हुई थी। सॉरी, मैंने एक डेट यार उल्टी बता दी लगता है भाई। देखिएगा, चलिए वो तो नहीं बचा हुआ है। अगर आपसे पूछे दांडी की जो मतलब यात्रा की हुई थी वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो साबरमती से हुई थी ना, वो हुई थी आपकी 12 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च। वहाँ पर 6 मार्च मैंने बताया हुआ है। 12 मार्च 1930 की हुई थी। और जो नमक कानून तोड़ा गया था, यानी कि जो जिस दिन सविनय अवज्ञा हुई थी, सविनय अवज्ञा जिस दिन हुई थी, तो वो कौन सा दिन था? वो आपका 6 अप्रैल का दिन था। ऐसा थोड़ी सा सुधार कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना सुधार करेंगे। पिछले वाले में जो लिखा हुआ है, तो जब शुरुआत हुई थी तो वो 12 मार्च था। 6 मार्च मैंने वहाँ लिखा हुआ था और यहाँ पर 12 अप्रैल लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 6 अप्रैल लिखिएगा। जो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? गांधी की दांडी यात्रा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। बंगाल विभाजन जो है आपका 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा जो है अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर समानता स्वीकार नहीं किया जाता है? ठीक है, क्या कहता है? कोई जैसे राज्य है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो वहाँ अगर पहाड़ी क्षेत्र में कोई राज्य निवास करता है तो भी मिलता है। कम जनसंख्या घनत्व तो कोई ये नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगर ज़्यादा एसटी रहती है तब उसे विशेष दर्जा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अगर युद्ध के किनारे वाला स्थल तब भी मिल जाता है। अब आपको जो है ध्यान से देखना है, इसमें जो है बहुत से राज्यों को विशेष दर्जा दिया हुआ है। अब मुझे ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि एमपीपीएससी 2018 में जो है यहाँ से प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में जो है किस राज्य को दर्जा दिया गया है। एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए थे, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कई राज्यों को दर्जा दिया गया है। कहानी को अगर ध्यान से देखेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। ध्यान रखिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आपसे पूछे कि अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए दर्जा दिया गया है, 371 बी में किसके लिए दर्जा दिया गया है, फिर पूछे 371 सी में किसके लिए दिया गया है, फिर पूछे 371 डी में किसके लिए दिया गया है, फिर पूछे 371 ई में किसके लिए दिया गया है, फिर पूछे 371 एफ में किसके लिए दिया गया है, और फिर आपसे पूछे 371 एफ के बाद क्या आएगा, ABCDEFG, जी में किसके लिए दिया गया है, फिर पूछे 371
एच में किसके लिए दिया गया है 371 एच में, फिर पूछे 371 आई में किसके लिए दिया गया है, और 371 जे में किसके लिए दिया गया है। इतने राज्यों को जो है विशेष दर्जा दिया गया है अलग अलग आर्टिकल में। आपको कैसे याद रखना है, ए लिखेंगे जब आप, तो ए में किसको दिया गया है, नागालैंड को दिया गया है। किसको दिया गया है, नागालैंड को जो है 371 ए में जो है नागालैंड को दिया गया। कैसे याद रखेंगे, नागालैंड का जो ना है, जब इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और एन को जब हिंदी में उच्चारण करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे एन एन। तो ए जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, इसी प्रकार से याद कर लेना है। बी जो है, बी फॉर आपको ध्यान रखना है बॉल, कोष्टक में लिख लीजिएगा, बी के आगे लिख लीजिएगा बॉल। और बॉल जो है जब उसमें चौका छक्का लगा जाए तो कहाँ उड़ती है, आसमान में उड़ती है। तो असम में जो है किसके लिए है, ये हो जाएगा आपका 371 बी में असम राज्य के लिए। 371 सी, सी के मतलब लिखिएगा कोष्टक में करेंसी। करेंसी को क्या कहा जाता है, मणि कहा जाता है, यानी कि मणिपुर। तो मणिपुर का किसके लिए है, अनुच्छेद सी में जो है मणिपुर के लिए है। डी में, डी के कोष्टक में लिखिएगा डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के लिए किस अनुच्छेद में है, तब आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 371 डी में है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2018 का पेपर उठा करके देखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। ई का, ई में भी जो क्या है आपका आंध्र प्रदेश के लिए ही है। और एफ, एफ का मतलब क्या होता है, फ्लाई, 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 फ्लाई मतलब उड़ना। और जब सिक्का टॉस किया जाता है तो क्या है, उड़ता है। तो कोष्टक में लिख लीजिएगा फ्लाई, और सिक्का जो है कहाँ पर उड़ेगा, उड़ता है। सिक्का से हो जाएगा आपका सिक्किम। तो सिक्किम राज्य के लिए जो है किस में है आपका 371 ऐप में। जी का मतलब हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन। और सबसे ज़्यादा ग्रीन राज्य कौन सा है, जहाँ पर सर्वाधिक 1% होगा। औसधारिक वन, सबसे ज़्यादा 1% कहाँ पर है, मिजोरम में है। तो मिजोरम हो जाएगा जी का मतलब। एच का मतलब क्या है, एच से ध्यान रखेंगे, एच कहाँ पाया जाता है, एच मतलब हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन जो है किस में मिलता है, तो हाइड्रोजन किस में पाया जाता है, सूर्य में पाया जाता है। और सूर्य का जो पर्यायवाची राज्य है वो कौन सा है, अरुण जो होता है सूर्य का पर्यायवाची है, तो अरुणाचल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और 371 आई में, आई से ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट है, तो पर्यटन की दृष्टि से फर्स्ट राज्य कौन सा है, गोवा है। तो 371 आई में जो गोवा के लिए है। और जे फोर ध्यान रखना है आपको, जज है। और जज कभी नाटक नहीं करता है, वो सीधे फैसला करता है। तो नाटक से ही आपको ध्यान आएगा कर्नाटक। तो इस प्रकार से जो आपको सभी राज्य ध्यान रखना है, एक दो बार ट्रिक को रिवाइंड कीजिएगा, बन जाएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो आपसे प्रश्न हो चुका है, ये विशेष राज्यों की बात आई थी तो मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, संसदीय समितियों की बात की जाती है, किसकी, संसदीय समितियों की बात की जाती है, तो संसद भाई देश का सबसे बड़ा विधायी निकाय है। और ये ऐसे थोड़ी ना कार्य करता है, तो इसमें एक्सपर्ट लोग जो होते हैं तो कमेटी बनाई जाती है। ऐसे विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए क्या बनती हैं, कमेटी बनती हैं संसद में। और कई प्रकार की समितियां होती हैं, जिनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है उन्हें कहा जाता है वित्तीय समितियां। क्या कहा जाता है, वित्तीय समितियां जो है इसकी महत्वपूर्ण है। अब इन जो वित्तीय समितियों के आपको नाम याद रखना है, एक है आपकी लोक लेखा समिति, क्या नाम याद रखना है, लोक लेखा, लोक लेखा समिति। और एक है आपकी प्राक्कलन समिति, क्या नाम है, प्राक्कलन समिति। और एक और है तीसरी, जिसका नाम है भाई प्राक्कलन समिति। और तीसरी जो है लोक उद्यम समिति कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक उद्यम समिति। अब इनमें से दो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोक लेखा समिति की स्थापना आपकी 1921 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी। ठीक है, अब इसमें जो है टोटल कितने सदस्य होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो लोक लेखा समिति है इसमें टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं। आपके 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से। और इसमें क्या होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। तो ये कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। जैसे एक प्रश्न आता है कि किसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में होते हैं। और ये जो है सबसे बड़ी समिति है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं। और ये जो है सबसे पुरानी समिति है क्योंकि इसका सबसे पहले गठन किया गया था 1921 में। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। अब इनके अध्यक्ष को लेकर के पूछा गया है कि इनके अध्यक्ष जो हैं कौन हैं। तो इनके जो अध्यक्ष ये थे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तो के वेणुगोपाल है, तो ये बात सही है। और के वेणुगोपाल जो है, ध्यान रखिए, भारत के महान्यायवादी भी रह चुके हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो हैं आपके ये बैजयंत पांडा नहीं हैं। तो फिर आपका प्रश्न होगा कि कौन है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है, तब आप बताएंगे
ध्यान रखिएगा। तो इसके अध्यक्ष जो हैं आपके संजय जायसवाल वर्तमान में देखने को मिलते हैं। संजय जायसवाल जो हैं ये किसके अध्यक्ष हैं? प्राक्कलन समिति के वर्तमान में जायसवाल, संजय जायसवाल जो है इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो है सही है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बैजयंती पांडा जो है इसके अध्यक्ष नहीं है। कौन है? ये है। चलिए अब थोड़ी सी हम स्पीड बनाएंगे। भाई साहब ये प्रश्न जो है चेंज करना था मुझे, मैं चेंज नहीं किया हुआ है क्योंकि पुराना करंट अफेयर है। आपको जो इसकी जगह पर प्रश्न कौन सा ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो है महिलाओं ने जो है एशिया कप जीता हुआ है। क्या जीता हुआ है? एशिया कप जीता हुआ है। किसने? महिलाओं ने जीता हुआ है। सॉरी, महिला एशिया कप हुआ है अभी हाल ही में जो है महिला एशिया कप हुआ है। ठीक है, महिला एशिया कप हुआ है और ये किसका है? हॉकी का है। ध्यान रखिए किसका है? हॉकी का है। तो इसका प्रश्न ये है कि इसे किसने जीता हुआ है? किसने जीता हुआ है? तो ये जो है कप महिला 2025 का महिला का एशिया कप किस क्षेत्र में हॉकी खेल का जो है किसने जीता हुआ है? चीन देश ने जीता हुआ है। और यह जो किसको हरा करके जीता हुआ है? भारत को हरा करके जीता हुआ। ऐसा नहीं कि आप महिलाओं का विश्व कप में वो दे रहे हैं और यहाँ पर जो कौन सा प्रश्न पूछ ले महिला हॉकी एशिया कप पूछे। तो एशिया कप जो है भारतीय महिला टीम हार चुकी है और सलीमा टेटे जो है भारतीय महिला टीम की क्या है? ये हॉकी टीम की जो है कप्तान है सलीमा टेटे। तो चीन जो है इसका जीत चुका है। चलिए ये प्रश्न नहीं आपको करना है, ये वाला करना है, ये टेस्ट में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में युग्म गलत है? तो ये प्रश्न भी नहीं करना है भाई, पुराना करंट अफेयर का है। इसके जगह में जो मैंने प्रश्न बनाया हुआ था क्या नाम था उसका, मतलब मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? ये प्रश्न है आपका। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है तो ये क्या मिलिट्री ट्रेनिंग अभ्यास है? मालाबार युद्ध अभ्यास जो है किन देशों के मध्य में होता है? इसकी जगह पर ये प्रश्न है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ये 4 देशों के मध्य में होता है। कुल मिलाकर के ये क्वाड के मध्य में होता है। किसके मध्य में होता है? क्वाड के मध्य में होता है। किसी ने एक दिन प्रश्न पूछा हुआ था कि क्वाड का है, तो क्वाड एक जो है संगठन है, 4 देशों का संगठन है। ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन है? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो है 4 देश हैं और इन्हीं के मध्य में जो ये युद्ध अभ्यास होता है उसे मालाबार कहा जाता है। तो आपका प्रश्न है कि मालाबार में कौन सा देश शामिल नहीं होता है? तो ये 3 जो है ऑप्शन है, एक ऑप्शन में कोई दूसरा देश आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये भाई प्रश्न पढ़िएगा, आप कितना अच्छे से कंप्यूटर पढ़े हुए हैं आपको समझ में आएगा। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो 1 सेकंड का मुझे समय देंगे। चलिए तो आपसे जो है मैं साधारण सी भाषा में जो है से बताने का काम करता हूँ कि ये भाषा जो आपसे कौन सी पूछ रहा है और आपसे क्या मतलब है इस प्रश्न का। ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आप जो है आप कोई कंपनी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, अगर आप डेटा सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने डेटा की क्या करना चाहते हैं? सुरक्षा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है, क्या नाम है? कॉन्फिडेंशियलिटी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? इस सिद्धांत का नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत फ्रेंड्स कहता है आपसे कि अगर आप अपने जो है इम्पोर्टेंट डाटा को जो है ये कुल मिलाकर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि इस सिद्धांत का मानना है कि महत्वपूर्ण डाटा जो है यानी कि संवेदनशील जो डाटा है, महत्वपूर्ण डाटा केवल केवल अधिकृत व्यक्तियों तक ही पहुंचना चाहिए। अधिकृत लोगों तक ही पहुंचना चाहिए। अधिकृत लोगों तक क्या होना चाहिए? पहुंचना चाहिए।
ये सिद्धांत कौन सा कहता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का सिद्धांत कहता है कि जो इम्पोर्टेंट डाटा है वह केवल जिसे अधिकार है उसे तक ही पहुंचना चाहिए। और इसके लिए हम क्या क्या तरीका अपना सकते हैं? इसके लिए तरीका हो सकता है कि भाई हम एक पासवर्ड बनाएं और जितने संगठन के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं को ये पासवर्ड दिया जाए, यानी कि जिसको अधिकार है वही तक पहुंचेगा। दूसरी बात है, हम इनक्रिप्शन तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं, डाटा को जो है कोडिंग फॉर्मेट में बता सकते हैं और उसका कोड जो है अपने जिनको डाटा देना है उन अधिकृत लोगों तक ही दिया जाए। डेटा का जो है वर्गीकरण किया जाता है। इस सिद्धांत के तहत जो है डेटा को सुरक्षा करने के लिए क्या किया जाता है? डेटा का वर्गीकरण किया जाता है कि जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संबंधी डाटा है तो अलग विभाग में मिलेगा, जो कंप्यूटर संबंधी डाटा है वो अलग विभाग में मिलेगा, एडमिशन संबंधी डाटा है वो अलग विभाग में मिलेगा। इसके अलावा जो है ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? जो अधिकारी गण होते हैं, जो मतलब कर्मचारी होते हैं, उनको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सिद्धांत कौन सा है? कॉन्फिडेंशियलिटी का सिद्धांत है, जो कहता है कि महत्वपूर्ण डाटा केवल अधिकृत व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। अब भाषा पढ़िएगा। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है। यानी कि अवैध पहुंच तक रोकने के लिए, यानी कि गलत हाथों तक रोकने के लिए। जब गलत हाथे तक ना पहुंचे तो कहाँ तक पहुंचे? अधिकृत लोगों तक, यानी कि जिसे अधिकार दिया गया है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का सिद्धांत है। अवेलेबिलिटी जो है कोई ये नहीं होता, प्राइवेसी हालांकि इसका अंश है, इंटीग्रिटी भी नहीं है। तो इसका सही जवाब जो आएगा आपका कॉन्फिडेंशियलिटी आएगा। मेरा जवाब ये है 2025 मैंने इसे गलत किया हुआ था। ठीक है, आप भाई किताबों में ही नहीं मिलता है, जो जब कंप्यूटर के एक्सपर्ट होंगे वही बताएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही भाषा पढ़ने का मतलब सीखना है कि जो शब्द से क्या हो सकता है संभावित उत्तर, ऑप्शन क्रॉस करने का प्रयास करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर का है, 11 नंबर का सवाल देखते हैं। और 11 नंबर में आपसे पूछा गया है, सवाल है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से किस जिले में, भाई 2021 क्वेश्चन है, इसे पता नहीं, दूसरा मैंने क्वेश्चन शायद उठा लिए हैं। इनमें से किस जिले में वन आवरण प्रतिशत सबसे कम है? तो ये जो सबसे कम देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है? उज्जैन में जो है सबसे कम देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा पूछे तो कहाँ पर देखने को मिलता है? उमरिया में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल वनों का कितना है? तो क्या बताएंगे? 77,071 किलोमीटर जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 77,071 वर्ग किलोमीटर जो है देखने को मिल जाता है। पिछली वर्ष की तुलना में ये क्या है? घटा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर कम हुआ है? सबसे ज़्यादा वनों में कहाँ पर कमी हुई है? तो दमोह में जो है सबसे ज़्यादा कमी हुई है। सर्वाधिक प्रतिशत में वन कहाँ पर है? उमरिया में है। सबसे कम कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उज्जैन सही होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किस आयोग के गठन की बात की गई है? 338 के अंतर्गत पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग तो संविधान में है ही नहीं है, इसके लिए जो है 1990 में कानून लाया गया था, तो ये हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक भी नहीं है, क्योंकि यह भी अधिनियम के साथ बना हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत बना हुआ था। तो एकमात्र तो है आपका, वो अपने आप निकल आया। आपसे पूछे कि एससी आयोग, एक है आपका एससी आयोग, एक है आपका एसटी आयोग, एक है आपका ओबीसी आयोग, तीनों हमेशा एक साथ पढ़ने होते हैं। तो एससी आयोग की स्थापना जो है आपकी अनुच्छेद 338 के तहत की गई थी। और एसटी आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 बी के ए के तहत की गई थी। और ओबीसी आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 बी के तहत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी ये पूछे, तो इसकी स्थापना आपकी 2004 में हुई थी। ये भी 2004 में ही बना था। दरअसल एससी एसटी आयोग पहले एक साथ हुआ करते थे, बाद में 2004 में जो है 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया था? इन दोनों को अलग कर दिया गया था। और 2018 में जो है ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब एक प्रश्न और ध्यान रखिए, शायद आपसे पूछे वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनके, ये भी बता दीजिएगा। तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं किशोर मकवाना जो है आपके एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो किशोर मकवाना जो है एससी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, किशोर मकवाना। और जो एसटी आयोग के हैं वो कौन है? अंतर सिंह हैं, अंतर सिंह आर्या जो है इसके अध्यक्ष हैं। और ओबीसी आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? हंसराम गंगाराम अहीर, हंसराम
गंगाराम हंसराम गंगाराम अहीर जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो आपका सही जवाब तो ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, देखिएगा भाषा पढ़िएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त क्या क्या है? तो जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है जो जिसकी अगर आपसे पहली बात पूछे घोषणा इसकी कब की गई थी, इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 28 जनवरी को ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। अगर पूछे कि यह मतलब ये लागू कब से हुई थी ये योजना, अगर लागू होने की बात करें ना, मतलब जिस दिन पहली किस्त आई थी तो 5 मार्च 2023 से जो है योजना लागू हुई थी। फिर इसका उद्देश्य पूछे तो इसके दो उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है? एक है कि महिलाएं क्या बन सकें, स्वावलंबन बन सकें। स्वावलंबन मतलब खुद के ऊपर डिपेंड हो सकें, स्वावलंबन। और दूसरा जिसका उद्देश्य है कि अपना स्वास्थ्य और पोषण की जो खर्चा होता है, स्वास्थ्य पोषण, क्योंकि महिलाओं में अगर रिपोर्ट देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा एनीमिया जो है महिलाओं में देखने को मिलता है। तो महिलाएं अपनी जो है पोषण की आवश्यकता पूरी कर सकें और स्वास्थ्य आवश्यकता पूरी कर सकें, ये मुख्य दो उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य तो कह ही रहा है कि स्वावलंबन के अतिरिक्त क्या उद्देश्य है, तो आपका जवाब होगा महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जो है ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा भाई प्रश्न का फॉर्मेट देखिएगा, फिक्स डेट पूछ ली हुई है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ये डेट पता है तब आप आसानी से बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन से लेकर के प्रश्न आया हुआ है। तो जब भी हम राष्ट्रपति शासन लगता है तब भी हम जो है पूरा का पूरा सिस्टम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछे तो कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति जी लगाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? अनुच्छेद 326 56 के तहत लगाते हैं। और कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि भाई किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो फिर बताओ भाई मध्य प्रदेश में कितनी बार लगा हुआ था? तो कहोगे सर 3 बार लगा हुआ है। कब कब लगा हुआ है? तो एक बार जो है पहली बार 1977 में लगा हुआ था, दूसरी बार जो है 1980 में लगा हुआ था और तीसरी बार जो है 1992 में लगा हुआ था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कह रहे सर बताइएगा कि पहली बार जो लगा था कितने दिनों के लिए लगा हुआ था? 54 दिनों के लिए। दूसरी बार जो है 112 दिनों के लिए और तीसरी बार जो है 356 दिनों के लिए लगा हुआ था। ऐसा प्रश्न है। पूरी संभावना है यानी कि सर्वाधिक समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन किस बार लगा था? तो तीसरी बार 1992 में लगा हुआ था। फिर अगला प्रश्न भी बन सकता, अभी खत्म नहीं हुआ। आपसे पूछे कि जब ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो अब इतने बड़े बड़े लिखूंगा तो कहाँ से होगा? गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल। मध्य प्रदेश में राज्यपाल कौन था? जब पहला राष्ट्रपति शासन, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण थे। कौन थे? सत्यनारायण थे। ठीक है, अच्छा दूसरा राष्ट्रपति लगा हुआ था शासन तो उस टाइम पर सीएम पूनाचा थे। कौन थे? राज्यपाल का नाम है ये सीएम पूनाचा, कुछ खतरनाक नाम है, चेमपुद्रम ऐसा कुछ नाम है। तो सीएम पूनाचा जो है दूसरे समय पर राज्यपाल थे। और जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो उस समय पर राज्यपाल कौन थे? तो ये थे भाई मोहम्मद अली खान। मोहम्मद अली खान जो है तीसरी बार जो है राज्यपाल थे जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। फिर अभी इतना ही नहीं, रुकिएगा। आपसे पूछे सीएम कौन थे जब पहली बार मध्य प्रदेश में शासन लगा हुआ था? तो श्यामाचरण शुक्ल जो है मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय पर सीएम थे। दूसरे जो पर थे वो कौन थे? सुंदरलाल पटवा थे। सुंदरलाल पटवा थे। और तीसरे राष्ट्रपति के शासन भी सुंदरलाल पटवा थे। तो श्याम सुंदर सुंदर ध्यान रखना है। अब पूछे कि विधानसभा कौन थी जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था? तो विधानसभा आपसे पूछी जाती, किस विधानसभा में? तो ये आपका 5वीं और 6वीं विधानसभा के मध्य में लगा हुआ था प्रथम राष्ट्रपति शासन। दूसरा राष्ट्रपति शासन 6वीं और 7वीं विधानसभा के मध्य लगा हुआ था। और तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है 9वीं और 10वीं विधानसभा के मध्य लगा हुआ था। कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ, 15 प्रश्न जो है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 18 प्रश्न जो है आपकी एक स्लाइड से। तो जब डिटेल में बताया जाता है ना तो इस प्रकार से प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछे कि बीडी शर्मा जो है यह जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। बीडी शर्मा जो है हरियाणा के क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। भाई महावीर वर्ष 2000 में राज्यपाल थे, यानी जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तो राज्यपाल कौन थे? महावीर। मोहम्मद शफी कुरैशी रख लीजिएगा। जब पंचायती राज शासन लागू हुआ था 1993 में, उस समय पर राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद शफी कुरैशी थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है?
तो पट्टाभी सीतारमैया कार्यकाल जो है सबसे छोटा रहा है। क्या क्या ध्यान रखना पट्टाभी सीतारमैया के बारे में। आपसे पूछे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप क्या देंगे पट्टाभी सीतारमैया जवाब देंगे। आपसे पूछे संविधान सभा के सदस्य रहे हैं क्या, तो पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा में भी सदस्य रह चुके हैं। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के लिए भी राज्यपाल बने हुए हैं। आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, पट्टाभी सीतारमैया का। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जो जेबीपी समिति के सदस्य थे, पट्टाभी सीतारमैया थे। तो इतनी बातें ध्यान रखना है। और चलिए, हरिविनायक पाटस्कर वो राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा समय तक रहा था, ये भी ध्यान रखना है। और केसी रेड्डी भी ये क्या थे, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ध्यान रखिएगा केसी रेड्डी भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। और सत्यनारायण सिन्हा ये वो राज्यपाल है जब जो है मध्य प्रदेश में क्या लगा हुआ था, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। चलिए, सबसे ज़्यादा कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल हो गया, तो इसी प्रकार से ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। आपसे पूछे कि मार्च 2023 तक भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। देखिएगा, आपसे पूछे सौर ऊर्जा के बारे में प्रश्न है, तो सबसे पहली बात पूछे कि भाई साहब सौर ऊर्जा का भारत में विश्व में कौन सा स्थान है। फिर पूछे आपसे कि प्रथम राज्य कौन सा है सौर ऊर्जा के मामले में, आगे कौन सा है। फिर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमेशा ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है भारत का विश्व में। और प्रथम राज्य कौन है, तो राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा सबसे क्या है, ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का कौन सा है, भारत में चौथा स्थान है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक किसमें है, तो आप क्या बताएंगे कि राजस्थान में जो है सर्वाधिक क्षमता हो जाएगी। तमिलनाडु में जो है पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की है। कर्नाटक में जो है कौन सा वो है, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। चलिए, ऐसे ध्यान रख लेना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिएगा भाई, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, यकीन मानिए भाई प्रश्न आएंगे हमारे सॉल्यूशन से, प्रश्न आएंगे। देखिए यहीं पर रिपीट हो रहे हैं। किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो देखिए जब पूछे आपसे क्या पूछे, भारत की पूछे, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि किसकी पूछे, मध्य प्रदेश की पूछे। तो देखिएगा, जब आपसे पूछे भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, तो आप क्या बताएंगे 17.7% है। मध्य प्रदेश की कितनी है, तो 20.3% है। फिर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है, तो आप क्या बताएंगे कि सर कैसी गलती कर रहे हो भाई, मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, मेघालय में। और सबसे कम कहाँ पर है भारत में, तो आप क्या बताएंगे नागालैंड में जो है सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। फिर कहो इतना नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तब आप क्या बताएंगे कि सर इंदौर में है। और फिर बताएंगे मध्य प्रदेश में सबसे कम कहाँ पर है, तब आप क्या बताएंगे अनूपपुर में है। कहाँ पर है, अनूपपुर में है। इतने प्रश्न ध्यान रखिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, मेघालय जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नवंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित करने वाला चक्रवात कौन था। तो चक्रवात भाई पूरे बताने पड़ेंगे आपको, तो अभी टाइम नहीं है क्योंकि वैसे ही लेट हो चुके हैं, तो चक्रवात रहने दीजिए। अभी जो आया हुआ था चक्रवात, यहाँ पर फेंगल चक्रवात आया हुआ था 2024 में। और बिपरजॉय जो है कहाँ को प्रभावित किया हुआ था, गुजरात में जो है आया हुआ था। दाना चक्रवात का जो आपसे नामकरण पूछे, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, कतर देश ने जो इसका नामकरण किया था। और आपका अभी जो है 2025 में एक चक्रवात आया हुआ था जिसका नाम था मोन्था, और एक इसको प्रभावित किया हुआ है, आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में ये आया हुआ है। चक्रवात क्या होता है, जो चक्रवात होता है ध्यान रखिएगा लो प्रेशर का केंद्र होता है, यानी कि निम्न दाब का केंद्र होता है। और इसे भरने के लिए बाहर से हवाएं आती हैं, इसलिए मानसून लेकर के आती हैं और वर्षा भी होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ी सी और बता दें क्या, चलिए आपसे एक शब्द पूछा जाता है, टाइफून को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। एक जो है हरिकेन को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, हरिकेन। और एक जो है बिली को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, बिली। ये चक्रवात के सभी नाम हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। और हरिकेन, बिली, टाइफून, एक हरिकेन, एक और भाई नाम कुछ टॉर्नीडो। तो आपसे जब ऐसे प्रश्न पूछे तब आप बताएंगे कि अमेरिका में जो है चक्रवात को टॉर्नीडो कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली कहते हैं। हरिकेन जो है ये कैरेबियन सागर में हरिकेन कहा जाता है।
और जापान में जो है इसे टाइफून कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2024 में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। तो देखिए भारत में जब किसकी बात करें, परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें, तो हमेशा याद रखिएगा कि कर्नाटक में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, गुजरात में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा है, पूछे जाते हैं सीधा सीधा। तमिलनाडु में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, वेस्ट बंगाल में कौन सा है और राजस्थान में कौन सा है, इतना ही पूछे जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। कर्नाटक में पूछे तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, कर्नाटक में। गुजरात में कौन सा है, काकरा पार जो है आपका गुजरात में है। तमिलनाडु में कौन सा है, दो है यहाँ पर, एक है कुडनकलन है, कुडनकलन है एक जो है कलपक्कम है, दो है यहाँ पर। ये रूस के सहयोग से बनाए गए थे और इनकी क्षमता दोनों को मिलाकर के कितनी है, लगभग ठीक है। तो चलिए देखिएगा, एक सेकंड अभी इनको लिख लेते हैं। कलपक्कम हो जाएगा, रूस के सहयोग से ये स्थापित हुए थे, अभी 2014 में इनको कंप्लीट किया गया। उत्तर प्रदेश में जो है नरौरा है और वेस्ट बंगाल में साइक्लोट्रॉन है। कौन सा है, साइक्लोट्रॉन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा है, रावत भाटा है। इतने जो है आपके क्या हैं ये, इतने जो है आपके क्या हैं ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, हमेशा याद रखना है। तो इसकी जो क्षमता है आपकी किसकी, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, चलिए भाई एक सेकंड का मुझे टाइम देंगे। इसका जो आपका लगाना है उत्तर सही है, आपका कोलन लगाइएगा, बाकी जो डाउट होगा अगर तो मैं देख लूँगा। मुझे एग्जैक्ट क्षमता याद नहीं, कन्फ्यूजन है दोनों में, कोलन कलपक्कम में। तो कोलन की आई थिंक 2000 मेगावाट क्षमता है और वो जो है सबसे ज़्यादा है भारत में। तो कोलन जो है सही हो जाएगा, देखेंगे बात के जो होगा। तो ये तो बाकी व्याख्या आपकी सही है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ी बात के देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस उपनिषद में जो है, किस उपनिषद में यज्ञवाल्क्य और गार्गी प्रसिद्ध संवाद दिया। भाई यज्ञवाल्क्य क्या थे, एक ऋषि थे, और गार्गी जो है एक मतलब ये भी इनसे प्रश्न करने वाले थे। ये जो है आत्मा परमात्मा के बारे में प्रश्न करते हैं। यह चर्चा कहाँ पर देखने को मिलती है, बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलती है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा भाई, क्योंकि समय नहीं है। आपसे पूछे उपनिषदों की संख्या कितनी है, कुल उपनिषद कितने हैं उपनिषद। फिर आपसे पूछे कि भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। फिर आपसे पूछे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। फिर आपसे पूछे सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। फिर आपसे पूछे सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। तो इतने जवाब दीजिएगा पहले। जब संख्या पूछे तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। जनक किसे कहते हैं, दर्शन का जनक जो है उपनिषदों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उपनिषदों को जो है भारतीय दर्शन का जनक कहते हैं। सबसे बड़ा जो है बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा है। सबसे पुराना जो है आपका छांदोग्य उपनिषद है और सबसे छोटा जो है आपका मांडूक्य उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है। फिर आपसे और सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है भाई। तो थोड़ा सा हम जो क्या करते हैं इसे जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो है आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। और क्या पूछा जाता है, आपसे पूछे प्रश्न की सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। फिर आपसे पूछे जो यम नचिकेता संवाद है, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। फिर आपसे पूछे तत्वमसी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तत्वमसी का उल्लेख मतलब तुम वही हो, यानी कि भगवान का अंश हो, तत्वमसी। फिर तुमसे पूछे कि जो चारों आश्रम हैं, चार आश्रम हैं, उनकी जानकारी किस उपनिषद में देखने को मिलती है। फिर तुमसे पूछे सत्यमेव जयते और तत्वमसी यम कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस में देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न आपसे सभी पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद में देखने को मिलता है। यम नचिकेता संवाद जो है आपका कठोपनिषद में देखने को मिलता है, कठोपनिषद। तत्वमसी का उल्लेख भी आपका छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। चार आश्रम की जानकारी आपकी जवाली उपनिषद में देखने को मिलती है और कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इतने रख लीजिएगा। अब देखिए उपनिषद स्पष्ट रूप से सिलेबस में लिखा होगा, कोई ना कोई प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। अगला हमारे पास में प्रश्न भी रिवीजन भी करना है, ये हो गए सभी प्रश्न। पट्टाभी सीतारमैया कुलन ठीक है, ये हो चुके हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा 21 नंबर का है कि क्या हो रहा है ये।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों की लोक सूचना अधिसूचना जारी करता है? मतलब कहता है कोई भी जाति है, क्या है, कोई भी जाति है और राज्य में रहती है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे SC ST में घोषित कर सकता है, अनुसूचित जनजाति में घोषित कर सकता है। तो ये प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद जो है 342 में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए। 338 में जो है आपका ये क्या है, SC आयोग की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रपति घोषित करता है तो राज्यपाल से एक बार सलाह जरूर लेता है, ध्यान रखिएगा। सलाह है राज्यपाल की मानने के लिए बाध्य नहीं होता राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करते हैं। टेलीविजन में फ्लैशबैक तकनीकी का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बताइएगा भाई, समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताऊंगा। जब रील्स देखते हो रोज तो उसमें जो है समझ में आ जाएगा। तो इसका जो प्रयोग भाई मुख्यतः ऐतिहासिक नाटक दोनों में किया जाता है मनोरंजन कार्यक्रम में। कैसे? आपने जो है रील्स देखा होगा। अब रील्स जो है आपके मोबाइल में चल रही है, कल्पना कीजिएगा कंप्यूटर में जो है आपके रील्स चल रही है। अब उसमें जो है आप देखें कोई कहानी अभी चल रही है, लेकिन उसमें जो एक्टर आता है वो पूर्व की कहानी यानी कि जो पिछली फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाता है। क्या दिखाता है? फ्लैशबैक की स्टोरी यानी कि पिछली कहानी जब दिखानी होती है तो उसमें क्या चलता है, वो सफ़ेद कलर का सीन चलने लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं? फ्लैशबैक तकनीकी कहते हैं। और यह जो है समानता ऐतिहासिक नाटक में जो है ऐतिहासिक संदर्भ पिछले दिखाने के लिए प्रयोग मिली जाता। हालांकि टीवी में चलते हैं, मनोरंजन कार्यक्रम में भी। ज़्यादा सही आपका डी होगा, दोनों सही हो जाएंगे। टीवी का जो है ये है टेलीविजन, इसी को कहते हैं। टीवी का आविष्कार आपसे पूछे जो है किसने किया हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? JL बेयर्ड द्वारा जो है टीवी का आविष्कार किया गया था, JL बेयर्ड है। और टीवी का प्रसारण भारत में जो है 1975 से शुरू हुआ था, जब साइट कार्यक्रम शुरू किया गया था नासा और इसरो द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है भाई, देखिएगा ध्यान से। ये रोबोट का प्रश्न है। रोबोट का कहता है कि कौन सा जो है एक NGO है भारत में, ऐसा कौन सा NGO है जो है रोबोटिक्स कैसे हों उनके लिए मानक और नियम बनाने का कार्य करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित स्टैंडर्ड कानून स्थापित करने के लिए बड़ा निकाय है? तो ये जो है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं भाई, कुछ प्रश्न आपको देखेंगे इसमें चक्कर आ जाएगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 100% फिर वही कहूँगा नहीं सही करना है। रोबोट के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, रोबोट जो है किस भाषा का शब्द है आपसे पूछे तो चेक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? रोबोट चेक भाषा का शब्द है। आपसे पूछे रोबोटिक्स का जनक किसे कहते हैं, और फिर पूछे जो रोबोट शब्द है किसने दिया हुआ था, और फिर पूछे रोबोट के जो है नियम किसने दिए हुए थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें ध्यान कर लेनी है। जनक जो है ये जोसेफ एंजल बर्गर को कहा जाता है। जोसेफ एंजल बर्गर को जो है क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। चेक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बंधुआ मजदूर जो है रोबोट शब्द का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। शब्द किसने दिया था? ये कॉरेल कापेक द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था। कॉरेल कॉपेक द्वारा ये शब्द दिया गया था। और नियम जो है आइजैक आसिमोव द्वारा जो है 3 नियम दिए गए थे। 3 नियम दिए गए थे। चलिए हमारे पास में 24 नंबर का प्रश्न है। अब ये प्रश्न में मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, मैंने इसे लगाने का सोचा था कि वो प्रश्न भी दिखा दूं। MPPSC ने ही सेम प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपनी। 24 नंबर का प्रश्न है। ये सेम प्रश्न पूछा हुआ किसमें? असिस्टेंस प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा हुआ है 2024 में। और ये भी किस कब का है? 2025 का पेपर है। तो यानी कि असिस्टेंस परीक्षा के प्रश्न जो है MPPSC में पूछ रहा है, ये बात ठीक है, वो तो ठीक उससे नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो है मैग्नीज को लेकर के प्रश्न पूछा हुआ है, उसमें कथन दिया हुआ है, वो प्रश्न भाई यहाँ पर है ही नहीं है। मैं दिखाता नहीं था। उसमें कहता है मतलब कि मैग्नीज निक्षेप में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। क्या है? मैग्नीज निक्षेप में मध्य प्रदेश कितना है? तीसरे स्थान पर है। और उसको MPPSC ने सही माना है। और यहाँ पर जो है मैग्नीज निक्षेप में दूसरे स्थान पर है, इसको भी सही माना है, क्योंकि इसका सही उत्तर जो है 1, 3, 4 MPPSC ने माना हुआ है। तो 1 नंबर का ऑप्शन सही है। तो निक्षेप में दूसरे स्थान पर यहाँ सही है, और असिस्टेंस प्रोफेसर में तीसरे स्थान पर सही माना हुआ है। दिमाग खराब कर दिया था, बहुत टाइम लग गया मुझे। तो कुछ भी हो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीज के जो उत्पादन में है मध्य प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज जो मुख्य रूप से कहाँ पर मिलता है? बालाघाट जिले में मिलता है। बालाघाट जिले में मिलता है, लेकिन छिंदवाड़ा में भी मिलता है। अन्य जिलों में बात करें छिंदवाड़ा में भी मिलता है,
झाबुआ में भी मिलता है, साथ ही साथ ये कटनी में भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 जिलों में मिलता है। और बालाघाट में जो मैंगनीज की खदान है उसका नाम क्या है? भरवेली की खान है। क्या नाम है? भरवेली की। और भी बहुत सी खानें हैं। आपको संदेश है कि एक जो है मैंगनीज को लेकर, एक तांबा को लेकर, एक कोयला को लेकर के इनकी जो खानें ज़्यादा से ज़्यादा 50 खदानें होंगी, पूरी की पूरी रट लीजिएगा। जैसी भी ट्रिक रेक बना के जैसी भी आपको करनी हो तो कर लीजिएगा। चलिए, तो इसमें आपका ज़्यादा मुझे देख लीजिएगा कि भाई वर्ष 2020-21 से मध्य प्रदेश मैंगनीज के स्थान पर दूसरे स्थान पर था। तो ये जो है एमपीपीएससी ने सही माना है, तो मैं भी सही कह रहा हूँ, हालांकि कोर्ट केस हुआ होगा इसमें। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में पहले स्थान पर था। तो देखो, अब इसे जो है क्या मानेगा? गलत मानेगा, क्योंकि 1, 3, 4 सही माना हुआ है, तो 2 ऑप्शन नहीं हो रहा है, यानी कि पहले स्थान पर था, ये गलत है। और फिर उसी व्याख्या में बता रहा है कि 2023 में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था मैंगनीज के उत्पादन में, तो ये वाला गलत माना हुआ है। 2021 का डाटा यहाँ पर दे रहा है, 2025 का पेपर है ये, तो थोड़ा सा अजीब तरह का सिस्टम है। तो एक कथन सही है, ठीक है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदियों घाटी में मैंगनीज के हिसाब पे ये भी सही है आपका। झाबुआ जिले के थानरा तहसील में है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1, 3, 4 सही हो रहा है, ठीक है। अब 1, 3, 4 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, एक ही में है, तो यही वाला सही है। सभी सही नहीं माना हुआ है, तो हालांकि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था 2025 में, मैंने सभी लगाया हुआ था, तो ये सी ऑप्शन जो है इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग को लेकर के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन पर जो है महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, तो इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 56 में है। लेकिन उस प्रक्रिया कैसी होगी, उस प्रक्रिया का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 61 में है। और संसद में जो है इनका प्रस्ताव लाया जाता है। जब संसद जो है 2/3 बहुमत से क्या कर देती है, ये पारित कर देती है प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति हटा हुआ मान लेता है। लेकिन हटाए जाने का कारण क्या होता है, ध्यान रखिए, केवल एकमात्र संविधान के उल्लंघन पर आधार पर लगाया जाता है। किसी भी प्रकार का आप मर्डर कर दे तो आरोप नहीं लगा सकते हैं, उन्हें कोर्ट में खड़ा करने का अधिकार ही नहीं है किसी के पास में। तो ये 25 प्रश्न फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हुए। चलिए हम जो है रिवीजन कर लेते हैं फटाफट पिछले प्रश्नों का। रिवीजन वाले प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे? इंदौर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या हरदा में हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये सभी को पता होगा, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का एक बड़ा योगदान है। 72% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो है खनिज नीति किस वर्ष लाई गई थी, तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति, ये प्रथम खनिज नीति है जो है 1995 में लाई गई थी, और 2010 में जो है नई खनिज नीति लाई गई थी। अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि कब की है, ये 25 दिसंबर 2000 की योजना है। और गांव में पक्की सड़क बनाना, मुख्य सड़क से जोड़ना। क्या हो रहा है अभी, मतलब स्पेस इतना हो गया भाई, डिसकनेक्ट। चलिए ठीक है यार, हम क्लास यहीं पर भाई बैन कर रहे हैं, क्लास गड़बड़ ना हो जाए तो फिर बाद में दिक्कत हो जाए। आप रिवीजन कर लीजिएगा, मैं PDF भेज दूंगा।